Today we are going to learn about population growth models, and this video consists the content, that is regions for increase and decrease in population like natality, immigration, migration, and mortality, etc. Then we will going to understand about growth models, exponential growth model and logistic growth model. And in the last we will learn about survivor safe curve. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मतलब है यहाँ पे, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। मान लो ये एक जियोग्राफिकल कंडीशन, ये एक जियोग्राफिकल कंडीशन है, बीच में आगे माउंटेन्स आ गई, रिवर्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं इस पॉपुलेशन के अंदर, ये जो मैं डॉट ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं और सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकली सिमिलर हैं, और इनका जीनोम जो है वो सिमिलर है। ठीक है, और सबसे मेन डिफाइनिंग करेक्टर है पॉपुलेशन का इंटरब्रीडिंग। वो एक दूसरे के साथ ब्रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वो एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे और माइग्रेट करके दूसरी पॉपुलेशन जिनका सेम जीन पूल होगा, सेम मॉर्फोलॉजी होगी, सेम ट्रेट्स होंगी, उनके साथ भी वो इंटरब्रीड करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम बात करते हैं अमेरिकन पॉपुलेशन की, चाइनीज़ की, या फिर हम एशिया की या फिर ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन की बात करते हैं, उनके साथ भी हम इंटरब्रीड करके क्या करते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो वी आर अ पॉपुलेशन जिनके जीन सेम है, जिनकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सेम है, और हम फर्टाइल क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो हम सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल्स मिल के क्या बनाती है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिल के क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। अब ये पॉपुलेशन किसकी हो सकती है? स्पीसीज वाइज डिवाइड होती हैं। जैसे हमारे साथ बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, जैसे कैट की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, कैटल की पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन की जाती है। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरप्रेट कर के फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो स्पीसीज की आइडेंटिटी होती है इंटरब्रीडिंग करना। और इंटरब्रीडिंग करने वाली जो इंडिविजुअल्स की, जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन किस में लाई करती है? कम्युनिटीज़ में लाई करती है। पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं विच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस, जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बीच में नहीं, बट हम पॉपुलेशन के बिहाफ पे निकालते हैं। जैसे बर्थ रेट निकालते हैं, डेथ रेट निकालते हैं। बर्थ रेट का मतलब कि 1000 पे, 100 पे कितनी बर्थ हुई, है ना। ऐसे ही डेथ रेट को हम निकालते हैं यहाँ पे कि इतनी सारी पॉपुलेशन में कितनी बर्थ हुई इंडिविजुअल्स की। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो का मतलब है फीमेल पे मेल कितने हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, सेक्स रेशियो से हमें क्या पता चलता है? रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी का पता चलता है। एज से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि ओल्ड पीपल कितने हैं, यंग पीपल कितने हैं, और चिल्ड्रन कितने हैं। अगर हमारी रिप्रोडक्टिव एज में लोग ज़्यादा होंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी। तो ये हमें देखने के लिए कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, डिक्लाइन करेगी या एक्सपेंड करेगी, ये देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? एज रेशियो एंड सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो से हमें पता चलता है नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स का, और एज रेशियो से हमें पता चलता है ओल्ड पीपल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, एंड यंग वंस कितने हैं। ए पॉपुलेशन कैन बी composed ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। जैसे मैंने बोला अभी, एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट फॉर ए गिवन पॉपुलेशन इज गिवन बाय एज पिरामिड। ये यहाँ पे जो शो कर रखे हैं ये एज पिरामिड है। यहाँ पे अलग अलग पिरामिड शो कर रखे हैं, जैसे ये एक्सपेंडिंग पिरामिड है। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो क्या है? ज़्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या होगी? जो चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन होगी। प्यूबर्टी से पहले जितने भी हमारे यंग वंस हैं वो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में आते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव में आफ्टर प्यूबर्टी टू, हम मानते हैं इसको 35 ईयर्स की एज, 35 to 40 तक जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स आगे वो रिप्रोडक्टिव में आ गए। फिर उसके बाद जो हमारे आगे वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में है, मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन देख रहे हैं। एक्सपेंडिंग का मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हैं और रिप्रोडक्टिव भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव।
ठीक है? अगर पोस्ट रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में हमारी ये दोनों पॉपुलेशन ज़्यादा होती हैं तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी क्योंकि रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा। स्टेबल का मतलब क्या है? जब हमारी प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्टिव सेम होते हैं तो वो हमारी स्टेबल पॉपुलेशन है। इसका मतलब क्या है कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर बच्चे ज़्यादा हैं और हमारे एडल्ट भी ज़्यादा हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में है, तो हमारी यहाँ पे बैलेंस रहेगा। डिक्लाइन का मतलब क्या है? डिक्लाइन का मतलब ये है कि हमारी प्री रिप्रोडक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो कम है, तो रिप्रोडक्शन कम होगा और पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जाएगी क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है? रिप्रोडक्टिव की ज़्यादा है, फिर ओल्ड पीपल की ज़्यादा है, पर हमारे जो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे अगर बच्चे ही कम होंगे तो एडल्ट कैसे बनेंगे? एडल्ट नहीं बनेंगे तो फिर हमारी पॉपुलेशन आगे कैसे बढ़ पाएगी? इसलिए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली इज रेफर टू एज पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है? एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे हम 100 मीटर स्क्वायर में निकाल रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एक पॉपुलेशन की, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बताती है? पॉपुलेशन का साइज। कि अगर हम बताएं कि किसी पर्टिकुलर सिटी में, मुंबई में, बेंगलोर में, ठीक है, चंडीगढ़ में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब इतने स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, वो हमारे पॉपुलेशन साइज को डिफाइन करती है। विच इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इनहेबिटिंग इन ए पर्टिकुलर निच। इफ़ द पॉपुलेशन इज ह्यूज, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र किया जाता है एब्सोल्यूट डेंसिटी के कंपैरिजन में। जो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी होती है वो हमें अबेंडेंस के बारे में बताती है, पर जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो हमें एब्सोल्यूट नंबर देती है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। एरिया के वाइज में, मतलब एरिया के कंपैरिजन में रिलेटिवनेस निकालते हैं जब हम, कि पर एरिया कितने इंडिविजुअल है, वो तो एब्सोल्यूट हो गई, पर जो अबेंडेंस के बारे में बताती है वो हमारी यहाँ पे क्या होती है? एब्सोल्यूट डेंसिटी, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जो साइज है पॉपुलेशन का वो एवर चेंजिंग एस्पेक्ट है, मतलब कई बार पॉपुलेशन बढ़ सकती है और कई बार बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, डिजीज़ की वजह से और स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, जैसे वाटर अवेलेबिलिटी, स्पेस अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी अगर नहीं है और ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है पॉपुलेशन के बीच में, तो पॉपुलेशन का साइज़ क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो फूड के ऊपर, प्रेडेशन के ऊपर, वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये कंडीशन ये इंश्योर करती हैं कि इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के सर्वाइव करेंगे या नहीं। अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे कि नहीं, इसी के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमें आइडिया देती है वेदर अ सर्टेन पॉपुलेशन ग्रोइंग और डिक्लाइन। तो कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है और हमारी इंक्रीज करती है। ये फैक्टर्स हैं हमारे। फर्स्ट है नेटेलिटी। नेटेलिटी को हम बी से डिनोट करते हैं। नेटेलिटी का मतलब है नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। जैसे हम 1000 इंडिविजुअल्स पे निकाल रहे हैं कितने नंबर ऑफ बर्थ हुई इन अ पर्टिकुलर एरिया, हम में और एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हैं। टाइम फ्रेम हमारा 1 ईयर भी हो सकता है, हमारा पर डे भी हो सकता है। मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द गिवन पॉपुलेशन। जैसे हम अगर ईयरली निकालें तो एनुअली हमारा कित 1000 पे कितनी डेथ हो रही है, या फिर हम पर डे निकाल सकते हैं कि पर डे 1000 पे कितनी डेथ हो रही है इंडिया में। इंडिया में निकाल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में निकाल सकते हैं। इमिग्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज हु हैड कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। जैसे हमारी इंडिया में आके कहीं से लोग, जैसे बांग्लादेश से, या फिर हम बात करें यहाँ पे श्रीलंका से आके, और वो इंडिविजुअल्स यहाँ पे बस जाते हैं, तो वो हमारी ही स्पेसिस के इंडिविजुअल्स हैं, तो सेम स्पेसिस के इंडिविजुअल हैं, बट वो वहाँ से माइग्रेट करके हमारी पॉपुलेशन में इनहेबिट कर रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इससे पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसिस हु हैव लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर। जैसे यहाँ पे
अ, यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया चले गए लोग या फिर अमेरिका चले गए, ठीक है? तो यहाँ से इंडिया से माइग्रेट करके लोग दूसरी कंट्रीज़ में चले गए, तो यहाँ की पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो है इमिग्रेशन। तो नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन एमिग्रेशन को हम काउंट करके पॉपुलेशन साइज़ को कैसे निकालते हैं? इफ़ एन इज़ अ पॉपुलेशन, अगर हम मान के चल रहे हैं एन हमारी पॉपुलेशन है टाइम टी पे, तो इसकी डेंसिटी निकालेंगे हम, तो वो क्या होगी? टी प्लस वन। तो टी प्लस वन पे हमारी पॉपुलेशन किसकी इक्वल होगी? एन टी, जो टाइम टी पे हमारी पॉपुलेशन थी, प्लस जितना बर्थ रेट हो रहा है, प्लस इमिग्रेशन जितना हो रहा है, एमिग्रेशन जितना हो रहा है, माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन जितना हो रहा है। ठीक है, जहाँ जितने लोग बाहर जा रहे हैं और डेथ जितनी हो रही है, जितने अंदर आ रहे हैं और बर्थ जितनी हो रही है, तो इसको ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे और हमारी क्या निकल जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाएगी एट टाइम टी। हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की। ग्रोथ मॉडल दो तरह के होते हैं, एक होता है डेंसिटी डिपेंडेंट एंड एक होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। एक होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट मॉडल और एक होता है डेंसिटी डिपेंडेंट मॉडल। डेंसिटी इंडिपेंडेंट का मतलब है एक टाइम पे जब एक पॉपुलेशन थी, वो नए जियोग्राफिकल एरिया में एंटर कर गई। ये जियोग्राफिकल एरिया क्या है? न्यू है। ये पॉपुलेशन थी और ये माइग्रेट कर गई एक नए जियोग्राफिकल एरिया में, क्या कर गई? हैबिटेट इसने बना लिया अपना। तो यहाँ पे क्या है? रिसोर्सेज क्या है? एबेंडेंट रिसोर्सेज है। ठीक है, रिसोर्सेज है एबेंडेंट। तो थोड़े टाइम के लिए ये पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करेगी, क्योंकि जो इनिशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करके गए हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट में गए हैं। तो वहाँ पे रिसोर्सेज के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता। कहाँ पे? इस एरिया में कोई कंपटीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस एरिया में कोई कंपटीशन? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज एबेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज हैं। तो इसको डेंसिटी इंडिपेंडेंट ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड ना करके रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा फ्यूचर ग्रोथ पे इंडिविजुअल्स की, इसीलिए हम इसको डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन है, इसके अंदर पोटेंशियल है कि रिप्रोड्यूस करे और अपना साइज इंक्रीज करे। व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, जब हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, तो पॉपुलेशन क्या करती है? एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत ही, मतलब हमारी एक्सपोनेंशियल रेट से वो ग्रो करती है। मतलब जैसे हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करते हैं। एक बैक्टीरिया से हमारे दो बैक्टीरिया बन गए, ठीक है? अब ये दो हमारे क्या बनाएंगे? चार बैक्टीरिया बनाएंगे। अब ये चार से क्या बना रहे हैं? हमारे आठ बना रहे हैं। तो ये जो हमारा 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, ये जो रेट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। तो इस रेट से जब बढ़ती है कोई चीज़, तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट बोलेंगे। ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये? डेंसिटी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ग्रोथ रेट होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। क्यों? और यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होंगे? एबेंडेंट रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज क्या है? एबेंडेंट है, मतलब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। इफ़ द पॉपुलेशन साइज इज एन, हम मान के चल रहे हैं, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन हम निकालें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की, तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन का साइज मान के चल रहे हैं एन, एंड बर्थ एंड डेथ रेट नोट पर कैपिटा नहीं है वो, आर बी एंड डी। क्यों पर कैपिटा नहीं है? क्योंकि इंडिविजुअल्स हमारे बहुत कम हैं और वो माइग्रेट करके एक नई जियोग्राफिकल कंडीशन में गए हैं। तो डिक्रीज और इंक्रीज इन एन एट टाइम टी पीरियड पे अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल या पॉपुलेशन के साइज को मेज़र करेंगे, तो वो हमारी होगी dn/dt इक्वल टू बी मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई में एन, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहे हैं। तो इफ़ बी माइनस डी को अगर हम आर मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान रहे हैं यहाँ पे? आर क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट। आर इज द कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट, जिसको हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोल रहे हैं, कि इंट्रिंसिकली हमारी जो रेट है,
वो क्या नेचुरली कितना इंक्रीज होगा किसी भी पॉपुलेशन का, और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो आर हमारा क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डी एन बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन को हम डेल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। जो डेल्टा है हमारे यहाँ पे डेल है, वो क्या बताता है, चेंज बताता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लो हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज एन आई मान लो हमारे पास 100 है, और हमने कांस्टेंट इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट लिया है 1। हमारा 1 इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है। देखो, जब हमारा आर की वैल्यू होती है जीरो, जब हमारी आर की वैल्यू जीरो होती है तो इसका मतलब है कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब इंट्रिंसिकली नेचुरली कोई भी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ रही। कब नहीं बढ़ेगी, जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो है नेचुरल इंक्रीज का, अगर वो जीरो है, इसका मतलब नो रिप्रोडक्शन, कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। अगर हमारी वैल्यू वन है, अगर हमारी वैल्यू वन है आर की, इसका मतलब है हमारी पॉपुलेशन डबल हो गई है। अगर हायर वैल्यू है आर की, इसका मतलब है हमारी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे डेल एन हमारा चेंज बता रहा है, और अगर मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 100 ली है, तो मेरी फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो हमारी पॉपुलेशन साइज होगा वो हमारी फाइनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे इन ए पॉपुलेशन। ठीक है। तो हम, अगर हम जनरेशन टू में जाएं, जनरेशन टू में जाए तो हमारी फाइनल क्या होगी, हमारी फाइनल पॉपुलेशन एन एफ क्या होगी, एन एफ बिकम द न्यू एन आई। जो इनिशियल वेब पॉपुलेशन थी वो नई हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियली इसको बढ़ा के चलेंगे। कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा डेल एन, डेल एन मेरा इसके इक्वल है आर इंटू एन आई। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मेरी मान लो 100 है, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो जिस रेट से मेरा ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, अगर मेरी पॉपुलेशन डबल हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 1। तो मेरी फाइनल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 100। बट अगर मेरा ये ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, तो मेरी फाइनल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 200। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम अपनी जो ये इक्वेशन है डी एन बाई डी टी और डेल एन इक्वल टू आर एन, इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। एन टी का मतलब है टाइम टी पे हमारी पॉपुलेशन का साइज कितना है, एन नोड का मतलब है इनिशियल, इनिशियल हमारी पॉपुलेशन कितनी है, ई हमारा नॉर्मली बेस है लॉगरिथम का, और आर टी आर हमारा वही रहेगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और टी होगा हमारा टाइम, जितना टाइम हम ले रहे हैं कि 1 मंथ में कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मंथ में कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 ईयर में, 2 ईयर में कितनी इंक्रीज हो रही है। ई हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि लॉगरिथम है 2.71828 इसकी वैल्यू होती है। अब क्या होता है, एक पॉपुलेशन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होगी, पहले तो वो पॉपुलेशन नई जियोग्राफिकल कंडीशन में माइग्रेट कर गई थी, अब ये क्या हो गई है, एस्टेब्लिश्ड हो गई है। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड हो गई है तो रिसोर्सेज क्या होने लगे, स्कार्स होने लगे। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा था, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था। तो अब उनके बीच में क्या स्टार्ट हो गया, कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। अब उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक ही हैबिटेट में यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, वो कहाँ तक मतलब अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी तक। कहाँ तक, कैरिंग कैपेसिटी तक ही वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद उनको ना तो इनफ रिसोर्सेज मिलेंगे, ना हैबिटेट मिलेगा, ना मतलब स्पेस मिलेगा, ना फूड मिलेगा, ना वाटर मिलेगा। तो जो पॉपुलेशन है वो क्रैश हो जाएगी, और क्रैश होने की वजह से, कंपटीशन बढ़ने की वजह से वो जीरो पे पहुंच जाएगी। अगर पॉपुलेशन अप्रोच करती है अपनी कैरिंग कैपेसिटी को ग्रेजुअली, तो ये लिमिटिंग फैक्टर, कौन से लिमिटिंग फैक्टर, फूड, वाटर अवेलेबिलिटी, स्पेस अवेलेबिलिटी, ये सब रेगुलेट करेंगे उसकी ग्रोथ को, और पॉपुलेशन क्या कर जाएगी, स्टेबलाइज कर जाएगी। तो यहाँ पे जब हमारी पॉपुलेशन एक अपने मैक्सिमम साइज़ में मतलब पहुँच जाती है और अपनी कैरिंग कैपेसिटी को हिट करती है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं और उस पॉपुलेशन साइज़ को कैलकुलेट करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के थ्रू। सो व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड लीडिंग टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, जो एक इस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स
हैं उनके बीच में कंपटीशंस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, स्कार्स हो रहे हैं। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात आ जाएगी, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो फाइट करेगा और सर्वाइव कर जाएगा, एंड पॉपुलेशन लॉजिस्टिकली ग्रो करेगी। इन दिस काइंड ऑफ ग्रोथ देयर इज़ एन इनिशियल लेग फेज। सबसे पहले आती है लेग फेज, लेग फेज आती है, फिर हमारी एसेलरेशन फेज आती है, फिर डी एसेलरेशन फेज, और फाइनली एसिम्पटोट, और फिर हमारी कैरिंग कैपेसिटी पे हमारा ग्राफ पहुंच जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, नेचर के अंदर हैबिटेट्स स्पेसिस स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, स्पेसिस स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे प्लांट्स की, तो उनका एक स्पेसिफिक हैबिटेट होता है। माइस की बात करें हम, तो वो हमारे सोइल के नीचे, अर्थवॉर्म भी सोइल में रहते हैं। तो सबका एक क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक हैबिटेट है, मतलब उनकी एक अपनी हैबिटेट है जहाँ पे वो सरवाइव करेंगे। तो उस हैबिटेट में रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो जो लिमिट है वो क्या सपोर्ट करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करती है जो ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। बट जब रिसोर्स कम हो जाते हैं तो आगे फर्दर कोई ग्रोथ नहीं हो पाती। दिस लिमिट ऑफ हैबिटेट टू सबसीट ए स्पीसीज, इस लिमिट को क्या बोलते हैं हम, ये जो लिमिट है इस लिमिट को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इस लिमिट को, जिस लिमिट तक हमारी जो पॉपुलेशन है ग्रो कर पाती है, उस लिमिट को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। क्योंकि जो रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है नेचर में वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, और उसके बाद वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, अब ये फाइनाइट ग्रोथ या फाइनाइट रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से क्या क्रिएट होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है स्पीसीज के मेंबर्स के अंदर, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात आ जाती है, जिसकी वजह से इस जो कंपटीशन है ये स्टेबलाइज करता है किसको, पॉपुलेशन को। इट स्टेबलाइज अ पॉपुलेशन, स्टेबलाइज अ पॉपुलेशन, और ये एक कर्व देता है जिसको वेरोलस्ट पियर लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन की माइनस एन बाई के। अब यहाँ पे जो एन है वो तो वही है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, मतलब कि कितनी रेट से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं हमारे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। पर हमने बोला कि एक टाइम पे आके कैरिंग कैपेसिटी हिट करती है, मतलब रिसोर्स फाइनाइट हो जाते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल ग्रो नहीं करते। तो यहाँ पे जो के माइनस एन बाई के है, ये हमारी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, के हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - n/k। अब यहाँ पे ये जो ग्रोथ है ये हमारा होता है एस शेप्ड ग्रो, और इसको हम सिग्मोइड ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं और डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। लॉजिस्टिक कर्व इज ऑल्सो नोन एज एस शेप्ड, ये हमारा एस शेप्ड कर्व है, और इसको हम डेंसिटी डिपेंडेंट भी बोलते हैं। और जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जे शेप्ड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जे शेप्ड कर्व। और हम इसको क्या बोलते हैं, जे शेप्ड कर्व बोलते हैं, प्लस इसको हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट कर्व भी बोलते हैं। डेंसिटी इंडिपेंडेंट कर्व क्योंकि ये इंडिविजुअल्स की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब जो ये ग्रोथ कर्व होता है हमारा, हम लॉजिस्टिक कर्व की बात कर रहे हैं। लॉजिस्टिक कर्व हमारा 5 फेजेस में ग्रोथ पैटर्न शो करता है। कितनी फेजेस, 5 फेजेस शो करता है ये। सबसे पहले आती है लेग फेज, ये जो मैंने ड्रॉ की है ये क्या है, लेग फेज है। विद वेरी लिटल पॉपुलेशन इंक्रीज, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी, लिटल पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बहुत कम अमाउंट में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। फिर आती है हमारी पॉजिटिव एसेलरेशन फेज। क्या आती है, पॉजिटिव एसेलरेशन फेज आती है यहाँ पे, दिस इज द पॉजिटिव एसेलरेशन फेज। इस पॉजिटिव एसेलेशन फेज पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रेजुअली या फिर हम बोलें स्लोली वो क्या करने लग जाती है, इंक्रीज करने लग जाती है। फिर उसके बाद आती है हमारी एक्सपोनेंशियल फेज। देन हिट आर एक्सपोनेंशियल फेज, दिस इज आर एक्सपोनेंशियल फेज। ये हमारी आती है एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ से यहाँ तक की जो फेज़ है ये हमारी क्या थी, पॉजिटिव एसेलरेशन फेज़, ये हमारी लेग फेज़ थी। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल
फेज़ है, एक्सपोनेंशियल फेज़ पे रैपिड ग्रोथ होती है। क्या होती है? रैपिड ग्रोथ होती है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है इस एरिया में, इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पे आती है नेगेटिव एसेलरेशन फेज़। क्या आती है? नेगेटिव एसेलरेशन फेज़ आती है। इस नेगेटिव एसेलरेशन फेज़ में हमारी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्लो डाउन कर जाती है। ग्रोथ विल बी स्लो डाउन। ग्रोथ क्या करेगी? स्लो डाउन करेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ लास्ट जो स्टेज है, ये जो स्टेज दिखा रखी है, दिस इज़ द स्टेशनरी फेज़। क्या है ये? स्टेशनरी फेज़ है। और यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ है वो अपने मैक्सिमम टाइम पे पहुँच जाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुँच जाएगी ड्यू टू इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या कर जाती है? स्टेबलाइज कर जाती है, स्टेबल हो जाती है पॉपुलेशन, क्योंकि डेथ रेट इक्वल हो जाता है। यहाँ पे डेथ रेट इक्वल हो जाता है बर्थ रेट के। डेथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट, इसलिए यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाती है। ये हमारा जो ग्रोथ पैटर्न होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न, लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न जो है हमारा, वो शो किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन के थ्रू। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल लूँ तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे बैक्टीरियल पॉपुलेशन के थ्रू शो की जाती है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ हमारी ईस्ट पॉपुलेशन के थ्रू भी शो की जाती है। ईस्ट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉजिस्टिक मॉडल, और बैक्टीरिया पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का एग्जांपल है। फैक्टर हैं जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, इकोलॉजिकल कंडीशन, स्पेस। इकोलॉजिकल कंडीशन में हमारे वोल्केनो एरप्शन, अर्थक्वेक और क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे फ्लड और ड्रोट वाली कंडीशंस आ जाती हैं। स्पेस अवेलेबिलिटी, ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे तो स्पेस कम मिल पाएगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, मारपीट हो जाएगी और इंडिविजुअल एक दूसरे को मार देंगे और इंडिविजुअल्स कम हो जाएंगे। वाटर स्कारसिटी एंड फूड स्कारसिटी की वजह से ज़्यादा डेथ रेट बढ़ जाएगा पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का। तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ कर्व को देखें तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। जैसे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। तो ये हमारा जे शेप्ड कर्व है जो हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारी क्या आ रही थी? पहले लेग फेज आ रही थी, ठीक है, फिर आगे हमारी ग्रोथ कम हो रही थी, फिर बढ़ रही थी, ग्रोथ कम हो रही थी, इस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। जब तक स्टेशनरी फेज़ नहीं आ रही थी, जब तक हमारी कैरिंग कैपेसिटी हिट नहीं करती। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि अगर हमारा स्पेस भी पूरा ऑक्यूपाई हो गया, फूड भी पूरा ख़त्म हो गया, वाटर भी पूरा ख़त्म हो गया, तो एक कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। मतलब रिसोर्स लिमिटेशन जब हमारी आ जाती है तो कैरिंग कैपेसिटी हिट करती है। तो ये जो लाइन होती है ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट करती है और इसको हम के से मेंशन करते हैं। तो ये जो हमारा कर्व है ये जी शेप्ड कर्व है कि पहले ग्रोथ कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर हमारी एक पॉइंट पे आके स्टेबलाइज हो जाती है। तो ये हमारा लॉजिस्टिक कर्व होता है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ बिलो। ये ग्राफ गिवन है और इस इन क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू कर्व एग्जिबिट। इसमें कौन कौन से कर्व एग्जिबिट कर रहे हैं? ये हमें दिख रहा है जी शेप्ड कर्व है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल कर्व है, मतलब डेंसिटी इंडिपेंडेंट कर्व है। और दूसरा कर्व हमारा क्या है? ये हमारे एस शेप्ड कर्व दिख रहा है, सिग्मोइड कर्व दिख रहा है, मतलब कि लॉजिस्टिक कर्व है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू कर्व एग्जिबिटिंग इन कैरिंग कैपेसिटी। हमें पता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल हमारा कैरिंग कैपेसिटी को हिट करता है, तो लॉजिस्टिक कर्व इसका आंसर होगा सेकेंड वन का, क्योंकि कौन सा कर्व एग्जिबिट करता है कैरिंग कैपेसिटी? लॉजिस्टिक कर्व। व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस ग्राफ? हमें दिख रहा है कि जब जे शेप्ड कर्व यहाँ पे ग्रो कर रहा है बट एक मैक्सिमम वो अपनी ग्रोथ रेट को हिट कर रहा है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आके ये लाइन इससे मिल रही है, मतलब 200 इंडिविजुअल्स पे, सॉरी 1200 इंडिविजुअल्स पे। तो व्हाट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्राफ? 1200 इंडिविजुअल्स। अब इसने पूछा, इन विच जनरेशन, कौन सी जनरेशन में डज दिस पॉपुलेशन रिच इट्स कैरिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे ईयर और जनरेशन शो कर रखी है, ठीक है। तो जनरेशन कौन सी? ये सारी जनरेशन है, कौन सी जनरेशन में यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी हिट करती है? ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है और इसी को हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, के बोलते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा है तो यहाँ पे 24 है, इट मीन्स 24th जनरेशन में मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पहुँचती है इस जनरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स अज्यूम in a geographical condition there is a population of butterflies
ऑन द ऑफ चांस दैट द कन्वेइंग लिमिट मतलब कैरिंग लिमिट है 1000 बटरफ्लाइज, ठीक है। एंड आर जो यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ नेचुरल ग्रोथ का जो हमारा नेचुरल इंक्रीज या नेचुरल ग्रोथ का जो फैक्टर दे रखा है उसकी यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो है 0.1, मतलब इतने पॉइंट से वो क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं पीपल और इंडिविजुअल पर मंथ, इतने वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कन्विएबल डेवलपमेंट, कितनी ग्रेटेस्ट कन्विएबल डेवलपमेंट रेट होगा, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर टाइम यहाँ पे ग्रो करेंगे फॉर द पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज गिवन है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमें गिवन है यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल्स गिवन है। और हमें पता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और आर की वैल्यू गिवन है, हमें निकालनी है यहाँ पे कितना कंसीवेबल डेवलपमेंट रेट होगा, मतलब कितने कंसीव कर सकते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट रेट के अकॉर्डिंग। तो एक कैरिंग कैपेसिटी हीट होगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इतने इंडिविजुअल्स कंसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल 1000 है, आर की वैल्यू हमारे पास है 0.1। अब हमें पता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा dn/dt इज इक्वल टू rn, और यहाँ पे क्या होता है k-n/k, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn/dt इक्वल टू rn और 1-n/k, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ, किसकी वैल्यू निकालती हूँ, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू निकालती हूँ तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, k/2, n की वैल्यू इज k/2। तो टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज अगर हमारे पास क्या है 1000 है, तो इसका मतलब हमारी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 1000। तो n की वैल्यू कितनी होगी, कैरिंग कैपेसिटी k से यहाँ पे डिनोट की जाती है, तो 1000/2। इट मीन्स हमारे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो नंबर ऑफ बटरफ्लाइज आएंगी वो कितनी आएंगी, इनिशियल स्टेज पे वो 500 आएंगी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी है ना, मतलब पॉपुलेशन के स्टेबलाइज होने के बाद 1000 है, उससे पहले कितनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे इनिशियल रेट पे, वो थे 500। आर की वैल्यू है 0.1 और हमारे पास यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी आ गई है 1000 और एन की वैल्यू आ गई है 500। अब हम इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। हमें पता है dn/dt इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि आर की वैल्यू है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई। 1 - n/k है, एन हमारा कितना है 500 और कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 1000। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। तो dn/dt हमारा कितना आता है 25 बटरफ्लाइज पर मंथ और इंडिविजुअल्स पर मंथ। स्पीसीज़ की भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं, कोई बाइनरी फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है, कोई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो स्पीसीज़ का डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होती हैं, इसलिए उनका सर्वाइवर से जो कर्व होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सर्वाइवलशिप कर्व के बिहाफ पे टू टाइप की स्पीसीज होती है, के सिलेक्टेड स्पीसीज एंड आर सिलेक्टेड स्पीसीज। के सिलेक्टेड स्पीसीज एक स्पीसीज होती है जिसका लो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होता है, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है, कम होता है। अगर रिप्रोडक्टिव रेट कम होगा तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी, स्लोली ही ग्रो करेगी ना वो, क्योंकि रिप्रोडक्टिव रेट कम है, मतलब कि इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट कम है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज एक स्पीसीज जिसका हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा ओवरशूट करेगी और बाद में जब ज़्यादा ग्रो करेगी, वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगी, तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा स्पेस के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, ठीक है। तो वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे, एक दूसरे को मारेंगी और बहुत सारी पॉपुलेशन की डेथ हो जाएगी और बाद में जाके हमारा कर्व क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव स्टडीज़ के बिहाफ पे हम स्पीसीज को टू टाइप में डिवाइड करते हैं, के सिलेक्टेड स्पीसीज एंड आर सिलेक्टेड स्पीसीज। डिस्कस some traits or reproductive strategies that are exhibited by
के सिलेक्टेड स्पेसिस एंड आर सिलेक्टेड स्पेसिस। अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो के सिलेक्टेड स्पेसिस का लाइफ स्पेन क्या होगा, लॉन्ग, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव रेट क्या है, कम है। पर आर सिलेक्टेड स्पेसिस क्या करती है, एकदम से बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं, बट उनका क्या होता है, लाइफ स्पेन कम होता है। लाइफ स्पेन जैसे मॉस्किटोज का कम होता है, हमारा फ्रूट फ्लाइज का कम होता है। टाइम टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इनका लॉन्ग होता है, इसीलिए वो कम कर पाती हैं। इनका शॉर्ट होता है, लाइफ स्पेन ही शॉर्ट हो गया तो वो जल्दी सी मैच्योर होंगी और जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर डेथ हो जाएगी उनकी। नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इसमें कम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो लाइफ स्पेन ज़्यादा है और भाई उनका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का टाइम भी ज़्यादा है और वो रिप्रोड्यूस कर पाती है कुछ टाइम के लिए। बट आर सिलेक्टेड स्पीसीज बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन शो करती हैं। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इसमें फ्यू होंगे, इसमें मैनी होंगे। साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग इसमें लार्ज होएगा और इसमें स्मॉल साइज होगा। पेरेंटल केयर इसमें प्रेजेंट होगी, इसमें absent होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो होता है, इसमें फास्ट ग्रोथ रेट होता है और उसके बाद कंपटीशन आने के बाद पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ compete करके फिर वो ड्रॉप कर जाती है। पॉपुलेशन रेगुलेशन यहाँ पे डेंसिटी डिपेंडेंट होती है, यहाँ पे डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है। पॉपुलेशन डायनेमिक स्टेबल होगा, नियर कैरिंग कैपेसिटी ही रहेगा। यहाँ पे वेरी करता है, एक बार साइज बढ़ेगा फिर डिक्रीज करेगा। के बिहाफ पे हम बात करते हैं सर्वाइवरशिप कर्व की। सर्वाइवरशिप कर्व एक ग्राफ होता है जो अलग अलग पैटर्न शो करता है अलग अलग स्पेसिस के। मतलब ये है कि अलग अलग स्पेसिस का क्या सर्वाइवरशिप रेट होगा अकॉर्डिंग टू देयर एज। मतलब रिप्रोडक्टिव एज में क्या होगा और उससे पहले क्या होगा, ओल्ड एज में क्या होगा, चाइल्डहुड एज में या यंग या जुवलाइन एज में क्या होगा उनका सर्वाइवलशिप कर्व। मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्वाइवल एक पॉपुलेशन या स्पेसिस थ्री टाइप के सर्वाइवलशिप कर्व शो करती है। टाइप वन सर्वाइवलशिप कर्व ये पैटर्न है सर्वाइवल का ओवर टाइम, जिसमें हाई सर्वाइवल होगा थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पेन ऑफ ए इंडिविजुअल। मतलब ये है कि जुवलाइन स्टेज में भी ज़्यादा इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे, रिप्रोडक्टिव एज में भी और ओल्ड एज में भी ज़्यादा इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे। बट देन इंडिविजुअल स्टार्ट टू डाई इन लार्ज नंबर जैसे वो ओल्ड एज में पहुंचते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन की। टाइप सेकंड सर्वाइवलशिप कर्व एक पैटर्न होता है सर्वाइवल का जिसमें कांस्टेंट रहता है डिक्लाइन थ्रू आउट द मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जुवलाइन में भी वो उतने ही डाई करेंगे जितने रिप्रोडक्टिव स्टेज में और उतने ही डाई करेंगे वो ओल्ड एज में। टाइप थर्ड एक पैटर्न है सर्वाइवल का जिसमें स्लो सर्वाइवलशिप आता है अर्ली लाइफ में। मतलब जुवलाइन में बहुत ज़्यादा डेथ होगी और बहुत कम इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच पाएंगे। अगर बहुत कम इंडिविजुअल पहुंच पाएंगे तो रिप्रोडक्शन रेट कम होगा, ग्रोथ भी स्लो होगी और बहुत ही कम लोग एडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। जैसे अगर हम फ्लाइज वगैरह की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा टाइप वन है वो ह्यूमन पॉपुलेशन के थ्रू शो किया गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन शो करती है, बहुत सारे प्राइमेट यहाँ पे शो करते हैं सर्वाइवलशिप कर्व फर्स्ट। ठीक है, सेकंड जो होता है वो हमारा यहाँ पे माइस के थ्रू शो किया गया है। बहुत सारी बर्ड स्पीसीज यहाँ पे शो करती हैं हमारी टाइप सेकंड सर्वाइवलशिप कर्व। और थर्ड जो है वो हमारी फ्लावर स्पीसीज हो गए, ट्रीज हो गए, मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स होंगे। और भाई हमारी जो फ्लाइज वगैरह फ्रूट फ्लाइज वगैरह होंगी वो सर्वाइवलशिप कर्व थ्री शो करती हैं। अब यहाँ पे जो हमारी होती हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज जो होती हैं वो हमारा टाइप वन। के सिलेक्टेड जो स्पीसीज होती हैं वो हमारा टाइप वन सर्वाइवलशिप कर्व शो करती हैं। जैसे एलिफेंट हो गया, ह्यूमन बींग्स होंगे, कुछ फिशेस होगी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आर सिलेक्टेड वो होता है वो यहाँ पे माइस के थ्रू शो किया गया है। और वो माइस हमारा सेकंड और थर्ड दोनों ही शो करता है। बट हम आर स्पीसीज में इंक्लूड करते हैं फिशेस को भी, सालमन्स वगैरह को। सालमन्स का टाइप लाइफ स्पेन कम होता है। और हमारी आर स्पीसीज में आती हैं हमारे माइक्रोब्स आते हैं, फ्रूट फ्लाइज आते हैं और यहाँ पे हनी बी वगैरह हमारी आती हैं आर स्पीसीज में। और एलिफेंट, ट्रीज, फिशेस और ह्यूमन बींग्स वो हमारे आते हैं की सिलेक्टेड स्पीसीज में।